स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का 5th लेक्चर आज शुरू करेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, आप टॉपिक्स को देख लीजिए। आज का फर्स्ट टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सेकंड टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। इसके पहले आप एसिड बेस इंडिकेटर्स इन सब के बारे में आप जान लिए हैं, उसको पढ़ाया जा चुका है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, आप इंडिकेटर्स को पहले क्लासिफाई कर चुके थे, जिसमें आपको एक नेचुरल मिला था, नेचुरल सोर्स से हमने इसको डिराइव किया था, और सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स हुआ करते थे। अभी ये भी एक नेचुरल सोर्स से ही लिया गया, जो हमारे आसपास में ये सब सब्सटेंस मिल जाते हैं। इसको हमने नाम दिया ऑल्फैक्टरी। और ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर से हम पता लगा सकते हैं कि जिस मीडियम में हमने उसको डाल के रखा है वो मीडियम एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है, सपोज आपके पास ओनियन है, तो ओनियन का अपना स्मेल होता है, उसका अपना एक ऑर्डर है, टेस्ट है। अगर आप उसको किसी बेसिक मीडियम में डाल करके देखेंगे तो उसका जो ऑर्डर है, उसका जो स्मेल है वो डिमिनिश हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। बट अगर उसको आप एसिड मीडियम में डाल के रखते हैं, एसिड मीडियम में उसको पुट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो उसका ऑर्डर, उसका स्मेल परसिस्ट करेगा, वो लॉस नहीं होगा, सेम बना रहेगा। ठीक वैसे क्लोव ऑयल है, जो लौंग का तेल आता है मार्केट में मिलेगा आपको, क्लोव ऑयल, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर उसको आप किसी बेसिक मीडियम में ऐड करिए तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो कम हो जाती है, पर वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन अगर उसको एसिड मीडियम में आप ऐड करेंगे तो उसका जितना भी स्मेल है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, वो बना रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। ठीक, एक तरह से और एक ले सकते हैं वेनिला। आप वेनिला को लेकर टेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ यही होता है। वेनिला के पास अपना स्मेल होता है, जो उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, उसको अगर बेसिक मीडियम में आप पुट करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जो स्मेल है वो कम होगा। ठीक है, या उसको डिटेक्ट नहीं भी कर पाएंगे हम लोग। लेकिन अगर उसको एसिडिक मीडियम में ऐड कर दिया जाए तो पूरी तरह से उसका स्मेल बना रहेगा। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करें? आप डिफाइन कर सकते हैं उसको, दो सब्सटेंसेस whose order changes in acidic or basic medium, acidic or basic medium are called olfactory indicators। आपको जैसे बताया गया था कि ये ऐसे सब्सटेंस हुआ करेंगे, होते हैं जिनके ऑर्डर से, जिनका ऑर्डर जो भी उसके पास टेस्ट होता है या स्मेल को आप पा सकते हैं, तो वे चेंज हो जाते हैं। कब? जब उसको आप एसिडिक मीडियम में ऐड करेंगे या उसको बेसिक मीडियम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे उसका ऑर्डर चेंज होता है, हमें जान सकते हैं कि वो कौन सा मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं भाई? तो ओनियन हो सकता है, वेनिला हो सकता है, क्लोव ऑयल हो सकता है। ठीक है, ये तीन आपके पास ये सब्सटेंस हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कैटेगरी में रखे हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, आपके पास ओनियन है तो पानी बताया जा चुका है, the smell of the onion diminishes in a base। यहाँ पर केवल बेस लिखा गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो स्मेल है वो केवल बेस में डिमिनिश होगा, वो कम हो जाएगा, बट एसिड में परसिस्ट करेगा, वो बना रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपके पास वेनिला है, तो वेनिला का जो स्मेल है वो बेस में ऐड करने के बाद डिसअपीयर हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, वहां आपको कोई भी स्मेल नहीं लगेगी, कोई भी स्मेल आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको एसिडिक मीडियम में अगर आप पुट करते हैं या ऐड करते हैं तो उसका जो स्मेल है वो बना रहेगा। ठीक है, थर्ड आप यहां देखिए क्लोव ऑयल। जो क्लोव ऑयल है, इसके स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे किस मीडियम में? तो बेसिक मीडियम में। अगर वो मीडियम बेसिक है या वो बेस है तो बेस में उसके स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। मतलब उसका जो टेस्ट स्मेल आपको दिख रहा था पहले, वो सब समाप्त हो जाएगा। बट यहाँ पर भी बात आ गई, केवल बेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो वो परसिस्ट करेगा, उसका जो ऑर्डर है या उसका जो स्मेल है वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो पहचान हो गई कि वो मीडियम कौन सा है, जिसमें इसका जो स्मेल है वो डिसअपीयर हो जाए, बेस होगा, जिसमें परसिस्ट कर रहा है वो एसिडिक होगा। तो हम इन सॉल्यूशन जो मेरे पास दिए रहेंगे, उसके मीडियम को हम डिटेक्ट कर पाएंगे, मीडियम को चेक कर पाएंगे कि कौन से मीडियम के सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो दो टाइप की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होती है। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टी में आप पहले भी एसिड के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि ये टेस्ट में सावर होते हैं, ये रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और भी इसके पास हमारे बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टी हुआ करते थे। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे और उनके साथ कैसा क्या होगा। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। हमारे पास ये मेटल हैं, आपको पता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है उसमें मेटल भी होते हैं, गैसेस भी हैं, नॉन मेटल भी हैं। तो केवल हमने मेटल को पिकअप किया और उस मेटल के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है उसको हमें समझ लेना है। लेकिन यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको समझना होगा कि मेटल में आप कोई भी मेटल चूज नहीं कर सकते, केवल एक्टिव मेटल चूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज कि जब आप एक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे पिछले लेसन में, तो आपको जरूर पढ़ाया गया होगा कि किसका जो आर्डर है उसका आर्डर क्या है, कौन सा मेटल किसके बाद आता है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी कैसे घटती है कैसे बढ़ती है उसके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पहले से एक्टिविटी सीरीज को मैं लिख चुका हूँ और इसी के मदद से, इसी के हेल्प से हमें पता लगाना है कि जो इसमें मेटल तो सब हैं लेकिन एक्टिव मेटल कौन है, तो उसी को हमें रिएक्शन में लेना है। अब देखिए जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे आप तो ऊपर से नीचे आने से उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, डिक्रीजिंग आर्डर में होगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस सीरीज में जो सबसे ऊपर रहेगा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई होगी और जो नीचे कोई मेटल दिया है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आप अगर कंपेयर करके चेक कर लीजिए, यहाँ पर सबसे ऊपर पोटेशियम है और सबसे नीचे प्लेटिनम का नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कंपेयर कर लिया जाए तो प्लेटिनम की जो रिएक्टिविटी होती है वो वेरी लो होती है। किसके कंपैरेटिवली? तो पोटेशियम के कंपैरेटिवली। अगर कहीं रिएक्शन की बात आएगी तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा पोटेशियम, लेकिन हो सकता है कि रिएक्शन ना भी हो पाए या बहुत समय लग जाए प्लेटिनम के साथ। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो मेटल में आपको कौन से लेने हैं? मेटल में आपको केवल एक्टिव मेटल लेने हैं। ठीक है, जिनका पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब किसी भी एसिड को किसी एक्टिव मेटल के साथ मिक्स किया जाता है या उसको ऐड कर दिया जाता है तो बनते क्या है? प्रोडक्ट बनेंगे, उनका रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेंगे। तो ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो मेटल साल्ट होगा। ठीक है, आप किसी भी एक्टिव मेटल को लेकर और एसिड में आपको ऐड करना है तो एसिड कैसा होना चाहिए भाई? डाइल्यूट। यहां पर भी एक बड़ी बात है कि डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो काफी अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जब किसी भी आप एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड में आप ऐड करोगे, पुट कर दोगे, ठीक है, और मिक्स कर दोगे, तो मिक्स करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कौन होगा? तो मेटल साल्ट होंगे और हाइड्रोजन गैस होगा। मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है जिंक, और एक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कि जिंक यहां पर है। ठीक है, अब जिंक का जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से काफी ऊपर है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन और जिंक में कंपेयर किया जाए तो जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। किसके कंपैरेटिवली? हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। और पिछले जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसमें पता लगा होगा आपको कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो कम रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और उसका जगह खुद ले लेता है और एक नया प्रोडक्ट आपको मिलती है। तो अगर आप देखें तो ये जिंक किसको रिप्लेस कर सकता है भाई? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। मतलब कहीं भी अगर एसिड में हाइड्रोजन है तो उसको वहां से रिप्लेस कर देगा और खुद एक नया प्रोडक्ट आपको देगा। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि हमने जिंक लिया जो सॉलिड स्टेट में है और आपने H2SO4 ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट है, और इसका ऑफकोर्स आपको लेना है। ठीक, जब दोनों में रिएक्शन होगा तो एक्टिविटी सीरीज क्या बोल रहा है कि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से काफी अधिक है, तो ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये सल्फेट आयन जिंक के साथ आपस में ऐड होंगे, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट।
जो मेटल साल्ट है, ठीक है, ये अक्वस फॉर्म में होगा। और ये जो डिस्प्लेस हुआ है हाइड्रोजन एटम, ये क्या करेगा, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 बन जाएगा, सॉरी H2 बनेगा। तो हमने क्या समझा अभी कि जब किसी भी एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड में हम ऐड करेंगे तो मेटल है, इसका मतलब कि जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन सबसे बहुत नीचे है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जब किसी भी एसिड में मैग्नीशियम को ऐड करेंगे हम लोग, तो ये मैग्नीशियम H को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा। क्या गया है कि जो आपने पढ़ा था पहले कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा, ठीक है, कि जितने एटम रिएक्टेंट में रहेंगे उतने ही एटम किसमें होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो ये जो कंजर्वेशन की लॉ है यहाँ पर फॉलो किया गया, और उसको हमने पहले से ही बाइनरी स्तर पे रखा हुआ है, ठीक है, कि टाइम कम लगे हमको समझाने में, ठीक। इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेते हैं, आपने लिया आगे और बनेगा आयरन क्लोराइड। अब चूंकि आयरन के दो पोजीशन होते हैं, मान के चलिए कि Fe2 और Fe1, आप इसको पहले से पढ़े होंगे, Fe1 Fe2। इसका मीनिंग क्या होता है कि Fe1 का मीनिंग है कि इस आयरन के पास +1 चार्ज होगा, मतलब वाइलेंसी 1 होगी, और Fe2 का मीनिंग होगा कि Fe के पास वाइलेंसी 2 होगा, Fe++ होगा, ठीक है। यहाँ पर जिस Fe की बात हो रही है वो +2 है, ठीक है, +1 की बात नहीं हुई है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे लोग फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अगर इसको पढ़ना सीखें तो इसको क्या नाम देते हैं भाई, फेरिक। ये फेरिक आयन है, और ये कौन सा आयन है, फेरस, ये फेरस होता है, ठीक। तो अगर इसका हम नामिनेशन करें तो क्या बोल सकते हैं इसको, फेरिक क्लोराइड, इक बोल देंगे फेरिक क्लोराइड, ठीक है, Fe2 है, और बाद में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो हमने जनरली क्या समझ लिया कि अगर किसी एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड में मिक्स कर दिया जाए तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। अब ये सब चीजें हमने एग्जांपल में आपको समझाया। आप हद तक स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी के जितने फास्फोरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, उससे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं, ठीक। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में भी आपने एक और नाम पढ़ा था, HNO3, नाइट्रिक एसिड पढ़ा हुआ था, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने इसको यहाँ पर क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि आपने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लिया। इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ओनली एसिड होते हैं, इनके पास केवल एसिड की प्रॉपर्टी होती है। बट अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो ये केवल एसिड नहीं होते, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं यहाँ पर लिख चुका हूं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसको ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एसिड भी है, तो इसकी प्रॉपर्टी बाकी एसिड से काफी अलग है। अब ये करेगा क्या, सबसे पहला काम है कि जब कोई भी मेटल इसमें हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो सबसे पहले इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, देख रहे हैं, हाइड्रोजन फॉर्म टू वाटर। जैसे ही आप मेटल को उसमें पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, H को, जो H का एटम है उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा, डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। ये वाटर तुरंत बना देगा। अभी हमने वाटर को नहीं पढ़ा, वाटर बनती नहीं है, केवल H2 गैस बनती है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, H2O, वाटर बन गया। क्यों, क्योंकि इसी HNO3 ने H को ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। इसका एक दूसरा भी प्रोसेस है, दूसरा क्या है कि ये खुद इटसेल्फ रेड्यूस्ड, ये खुद अपने आप को रेड्यूस कर लेता है। रेड्यूस का मीनिंग ऑक्सीडाइज से बिल्कुल अपोजिट होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन दिया, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन को दे दिया, और रेड्यूस का मतलब अपने अंदर से ऑक्सीजन को कम कर लिया। तो जैसे ही ये अपने आप को रेड्यूस करेगा, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा। किसका ऑक्साइड भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में 3 नाम आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ये 3 तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ये जितने भी ऑक्साइड हैं उसी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या हुआ, क्या समझे आप? HNO3 इज नॉट ओनली एसिड बट इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्टली इट ऑक्सीडाइज H hydrogen atom and form H2O, and secondly it reduce itself, ये अपने आप क्या हो जाता है, ये reduce हो जाता है and form नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब कितने ऑक्साइड होते हैं? 3, नाइट्रस, नाइट्रिक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें ये कन्वर्ट होता है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, जिंक लिया और इस जिंक को हमने HNO3 में ऐड कर दिया। क्योंकि ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट तो रहेगा पहले से, ये डाइल्यूट है, aqueous भी है और ये सॉलिड है। जैसे जिंक को हम इसमें ऐड करेंगे तो पहला प्रोसेस क्या था, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H को, इस H एटम को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा, वो उसको सप्लाई कर देगा। जैसे इसको वो मिलेगा, ये क्या बना देगा, H2। ठीक है, उसके बाद ये खुद अपने आप को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मीनिंग हुआ कि उसमें से O कम होगी, तो यहाँ पर NO3 हुआ करता था, जब ये रिड्यूस होगा तो N2O बनेगा। अभी आपने पढ़ा कि वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाएंगे, तो इसमें रिड्यूस होकर क्या बना दिया, N2O। ठीक, इसके बाद जिंक नाइट्रेट, ये जो जिंक है जो हमने पुट किया हुआ था, ये फिर नाइट्रेट बना लेगा, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। ठीक, आप पहले के एग्जांपल से काफी अलग देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब कॉपर को आप इसमें ऐड करेंगे HNO3 में, चूंकि भी डाइल्यूट ही रहेगा, ठीक है, जैसे इसमें ऐड कर देंगे आप, तो होगा क्या, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने से H को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, जैसे H ऑक्सीडाइज होगा क्या बन जाएगा, वाटर, और ये इटसेल्फ खुद को रिड्यूस करेगा, तो क्या बनाएगा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। वाटर पहले बन चुका है, और ये कॉपर और ये नाइट्रेट दोनों मिलकर बना देंगे कॉपर नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गए, कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ ये एक्सेप्शन में हुआ करते हैं कि इसका एक्सेप्शन है। एक बात और समझनी है कि जब भी आप मेटल की बात करेंगे तो एक्टिव मेटल बताया गया था। आप जरा सोचिए कि उस मेटल में आपके पास मरकरी भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है और प्लेटिनम भी है। तो क्या आप मेटल लेते समय इनमें से कोई भी ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका पोजीशन H के नीचे है। अगर इनको आप इनमें से किसी को लेकर HCl में, H2SO4 में या एसिटिक एसिड में अगर आप डाल देते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मेटल आपने उसमें पुट किया है, इनपुट किया है, वो मेटल H को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि H से कम रिएक्टिव है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना H2 बनेगी ना H2 बनेगा, कुछ नहीं होगा, वैसे पड़े रहेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कर ही नहीं सकते। तो जब भी आपको एक्टिव मेटल की बात होगी तो आप कहां वाले लेंगे, अबव द हाइड्रोजन एटम, H एटम के का जो पोजीशन है उसके ऊपर वाले जितने मेटल है आप उसको ले सकते हैं, नीचे वाले आप नहीं ले सकते। इसलिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये रिएक्शन नहीं कर पाते क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है। तो आज का ये टॉपिक